हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी एजुकेशन में। आज हमारा यूनिट का 9 जो है उसका सेकंड पार्ट है। जनसंख्या आकलन से हमने स्टार्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। किसी निश्चित समय पर किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले लोगों या जीवों की कुल संख्या का वैज्ञानिक रूप से पता लगाना या अनुमान लगाना जनसंख्या आकलन कहलाता है। इंसानों के लिए यह जनगणना सेंसस के माध्यम से होता है, जबकि वन्य जीवों के लिए यह पग चिन्ह, पग मार्क्स, कैमरा ट्रैप या डीएनए सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। The scientific process of evaluating, counting, or projecting the total number of individuals or organisms living in a specific area at a given time. For humans, it is done via a census, while for wildlife, methods like pug marks, camera traps, or DNA sampling are used. फिर जनसंख्या घनत्व क्या होती है? पॉपुलेशन डेंसिटी। प्रति इकाई क्षेत्र जैसे प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों या जीवों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनिज्म लिविंग पर यूनिट ऑफ एरिया सच एज पर स्क्वायर किलोमीटर। इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल एरिया भी कहते हैं। फिर है जन्म दर, बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट। प्रति वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन इन अ स्पेसिफिक ईयर। तो इसको लिखते हैं बर्थ रेट इक्वल टू टोटल लिव बर्थ अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 1000। फिर आता है आपका प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट या फिर टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR भी कहते हैं। एक महिला अपने पूरे जीवन काल या प्रजनन काल आमतौर पर 15 से 49 वर्ष की आयु में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, उसे कुल प्रजनन दर TFR कहते हैं, यानी टोटल फर्टिलिटी रेट। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट स्तर, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 माना जाता है। जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट स्तर कितना माना जाता है? 2.1। The average number of children that would be born to a woman over her lifetime reproductive years, usually ages 15 to 49. A TFR of 2.1 is considered the replacement level required to keep a population stable. ठीक है। उसके बाद मृत्यु दर क्या होती है? फिर डेथ रेट। प्रति वर्ष प्रति 1000 की जनसंख्या पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। The total number of deaths per 1000 individuals in a population in a specific year. Death rate equal to total death upon total population into 1000. आयु वितरण क्या है? किसी जनसंख्या में अलग अलग आयु वर्ग जैसे बच्चे, प्रजनन पूर्व, वयस्क, प्रजनन सक्षम और बुजुर्ग, प्रजनन पश्चात के जीवों या व्यक्तियों का अनुपात आयु वितरण कहलाता है। इस चित्र के रूप में दर्शाने पर आयु पिरामिड, एज पिरामिड बनता है, जो 3 प्रकार का होता है। बढ़ती आबादी, एक्सपेंडिंग, इसमें बच्चों की संख्या सबसे अधिक होती है, पिरामिड का आधार चौड़ा होता है। स्थिर आबादी, इसमें बच्चों और वयस्कों की संख्या लगभग बराबर होती है। घटती आबादी, इसमें बच्चों की संख्या वयस्कों से कम हो जाती है। ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द प्रोपोर्शनेट नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, pre-reproductive, reproductive and post-reproductive within a population. When plotted, it forms an age pyramid which can be expanding, broad base, high number of young individuals, stable, bell-shaped, equal number of young and middle-aged, declining, urn-shaped, fewer young individuals. पारिस्थितिकी पारस्परिक क्रियाएं, इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस। प्रकृति में विभिन्न प्रजातियों के जीव एक दूसरे के साथ कई तरह से क्रिया करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पारस्परिक लाभकारी संबंध, सहोपकारिता, म्यूटुअलिज्म, इससे प्रश्न बनते हैं। यह एक ऐसी अंतःक्रिया है जिसमें दोनों प्रजातियों को लाभ यानी पॉजिटिव साइन होता है। वे एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते या उनका साथ दोनों के लिए फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए लाइकेन, जहाँ कवक जो फंगी है और शैवाल एल्गी है, ये दोनों साथ में रहते हैं। शैवाल भोजन बनाता है और कवक उसे सुरक्षा व पोषक तत्व देता है।
ठीक है, तो आपको लाइकेन से प्रश्न बनते हैं तो आना चाहिए। लाइकेन दो चीज़ों से मिलकर बना है, कवक और शैवाल। शैवाल का काम क्या है? खाना पकाना, और कवक का क्या है? सुरक्षा व पोषक तत्व देना। An interaction where both species benefit positive from each other lichens a mutualistic relationship between algae provides food via photosynthesis and fungi provides shelter and absorbs nutrients। ठीक है, फिर है प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, कंपटीशन। जब दो प्रजातियां एक ही सीमित संसाधन जैसे भोजन, पानी या स्थान के लिए लड़ती है तो उसे प्रतिस्पर्धा कहते हैं। इसमें दोनों प्रजातियों को नुकसान होता है क्योंकि दोनों को संघर्ष करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक ही तालाब में भोजन, जूप्लैंक्टन के लिए उथली झीलों में रहने वाले फ्लेमिंगो हंस और स्थानीय मछलियों के बीच मुकाबला। ठीक है, एन इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड because they compete for the same limited resource like food, water or territory. Example, flamingos and resistant fishes competing for the same zooplankton in a shallow lake. फिर है शिकारी भक्षण, परभक्षण, जिसे प्रिडेशन भी कहते हैं। इस संबंध में एक प्रजाति को लाभ होता है और दूसरे को नुकसान होता है। शिकारी प्रीडेटर मजबूत होता है जो कमजोर शिकार प्रे को मारकर खा जाता है। उदाहरण के लिए शेर और हिरण या बाघ और चीतल। यहाँ शेर शिकारी है और हिरण शिकार है। अ पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज द प्रेडेटर किल्स एंड ईट्स अनदर वीकर स्पीसीज द प्रे, इट इज पॉजिटिव निगेटिव इंटरेक्शन। एग्जाम्पल, लायन प्रेडेटर एंड डियर प्रे। ठीक है, परजीवी संबंध, परजीविता, पैरासिटिज्म। इस संबंध में भी एक को लाभ पॉजिटिव और दूसरे को नुकसान निगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव निगेटिव को दिखाने का एक तरीका है। यहाँ पे प्लस माइनस से ऐसा कुछ खास वो नहीं है कि आपके पेपर में ऐसे प्लस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ परजीवी पैरासाइट अपने पोषी होस्ट को तुरंत मारता नहीं है बल्कि उसके शरीर के अंदर या बाहर रहकर उससे पोषण लेता है। उदाहरण के लिए अमरबेल, कस्कुटा का पौधा जो दूसरे पेड़ों से पोषण लेता है, या इंसानों के पेट में पाया जाने वाला कीड़ा यानी टेपवर्म भी कहते हैं ना हम इसे, और सिर के जुएं। ठीक है, इंग्लिश में देखते हैं। फिर इंटरेक्शन वेयर वन ऑर्गेनिज्म द पैरासाइट लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म द होस्ट, गेनिंग न्यूट्रिशंस एट द होस्ट एक्सपेंस विदाउट किलिंग इट इमीडिएटली। कस्कुटा अ पैरासिटिक प्लांट, लीचेज और टेपवर्म। ठीक है, उसके बाद है आपकी क्विक समरी। क्विक समरी में आप देख सकते हैं बस वही चीज़ जो अभी हमने पढ़ी वही है आपका। म्यूचुअलिज्म, पॉजिटिव। एग्जाम्पल, लाइकेन हो गया। कंपटीशन में क्या होता है? दोनों को हानि ही पहुंचती है, एक ही भोजन के लिए संघर्ष करते हैं। और प्रेडेशन में क्या होगा? एक को हानि एक को लाभ मिलता है, शेर और हिरण हो गए। और पैरासिटिज्म में भी आपको एक को लाभ एक को हानि मिलता है, जैसे आपका अमरबेल हो गया। फिर है जैव विविधता क्या है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों, पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवों की विविधता, उनकी प्रजातियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्नता को जैव विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। ये शब्द सबसे पहले वॉल्टर जी रोसेन द्वारा दिया गया और इसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडवर्ड विल्सन ने लोकप्रिय बनाया। तो ये इम्पोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। Biodiversity refers to the variety and variability of all living organisms, plants, animals, and microorganisms on Earth, their genetic differences, and the ecosystem they form. The term was coined by Walter G. Rosen and popularized by sociobiologist Edward Wilson. ठीक है, जैव विविधता के स्तर को देखते हैं अब। एडवर्ड विल्सन के अनुसार जैव विविधता को मुख्य रूप से 3 स्तरों पर देखा जाता है। आनुवंशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक ही प्रजाति के जीवों के जीन्स में पाई जाने वाली भिन्नता। भारत में आम की 1000 से अधिक और धान, चावल की 50,000 से अधिक आनुवंशिक किस्में हैं। ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन विद इन अ सिंगल स्पीसीज। India has more than 50,000 genetically different strains of rice and over 1,000 varieties of मैंगोज। प्रजाति विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, किसी क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या। उदाहरण, पश्चिमी घाट। उभयचरों, एम्फीबियंस की प्रजाति
विविधता पूर्वी घाट से कई अधिक है। द वैरायटी ऑफ स्पीसीज within a specific region. The Western Ghats have a greater amphibian species diversity than the Eastern Ghats. फिर है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक देश या क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र जैसे रेगिस्तान, वर्षावन, मैंग्रोव और प्रवाल भित्तियां, कोरल रीफ्स. द वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम प्रेजेंट इन अ जियोग्राफिकल एरिया, डेजर्ट्स, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स एंड वेटलैंड्स. फिर है जैव विविधता का ह्रास नुकसान के कारण, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस. अब कैसे होता है फिर, जैव विविधता के नष्ट होने के 4 मुख्य कारण हैं जिन्हें द एविल क्वार्टेट कहा जाता है. द एविल क्वार्टेट किसे कहा जाता है करके आ सकता है. आवास क्षति और विखंडन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जंगलों को काटने से जीवों के घर छिन जाते हैं जो इसका सबसे बड़ा कारण है. दूसरा है अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंसानों द्वारा अपनी ज़रूरतों, भोजन, शिकार के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, जैसे पैसेंजर पिजन का विलुप्त होना. फिर है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अलाइन स्पीसीज इन्वेशिएशन, जब कोई बाहरी प्रजाति लाकर स्थानीय पर्यावरण में छोड़ी जाती है तो वह वहाँ की मूल प्रजातियों को नुकसान पहुँचाती है, जैसे जलकुंभी, वाटर हाइकिन्स. फिर है सहविलुप्तता, को एग्जिस्टेंशन, जब एक जीव विलुप्त होता है तो उस पर निर्भर दूसरा जीव भी अपने आप विलुप्त हो जाता है, जैसे एक विशेष पौधा और उसे परागित करने वाला कीड़ा. जैव विविधता का संरक्षण, अब संरक्षण कैसे होता है फिर, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. जैव विविधता को बचाने के 2 मुख्य तरीके हैं. स्वस्थानीय संरक्षण, इन सीटू कंजर्वेशन, जीवों को उनके प्राकृतिक आवास नेचुरल होम में ही सुरक्षा देना. प्रोटेक्टिंग एंडेंजर्ड स्पीसीज विद इन देयर नेचुरल हैबिटेट, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र उपवन, सेक्रेड ग्रुव्स. और भाई स्थानीय, ये दोनों इंपोर्टेंट हैं, एक्स2 और इन2, इसको क्लियर कर लीजिएगा. भाई स्थानीय संरक्षण, संकटग्रस्त जीवों को उनके प्राकृतिक आवास से अलग निकालकर एक कृत्रिम या सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बचाना. प्रोटेक्टिंग थ्रेटन्ड स्पीसीज आउटसाइड दियर नेचुरल हैबिटेट इन ह्यूमन कंट्रोल सेटिंग, उदाहरण के लिए क्या है, चिड़ियाघर, जूलॉजिकल पार्क्स, वनस्पति उद्यान, बॉटनिकल गार्डन्स, जीन बैंक और बीच बैंक. तो देखिए एग्जाम्पल ऐसे आ सकता है कि चिड़ियाघर किसका एग्जाम्पल है, एक्स2 कंजर्वेशन का या इन2 कंजर्वेशन का, तो किसका है, एक्स2 कंजर्वेशन का. ऐसे करके तो इसको क्लियर कीजिएगा. फिर है प्रमुख संरक्षण स्थल और हॉटस्पॉट. जैव विविधता हॉटस्पॉट, यह शब्द नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दिया था, इम्पोर्टेंट है तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा. किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट बनने के लिए कम से कम 1500 स्थानिक एंडेमिक संवहनी पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए और उसका 70% मूल आवास नष्ट हो चुका हो. विश्व और भारत, दुनिया में कुल 36 हॉटस्पॉट है, भारत में 4 हॉटस्पॉट है. देखिए भारत से रिलेटेड प्रश्न बन सकते हैं. 4 हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, हिमालय, उत्तराखंड इसी का हिस्सा है, पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट्स, इंडो बर्मन क्षेत्र और सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह. ठीक है, सारा क्लियर हो रहा है. देखिए ऐसा मटेरियल आपको पेड बैच में भी नहीं मिलेगा. 75 की देखिए 75 पेज की आपकी PDF है, इसको अच्छे से बैठिएगा अपने स्टडी टेबल में और सबको नोट कीजिएगा. ठीक है, इससे बाहर इस यूनिट से तो रियरली चांस है कि कुछ बनेगा. ठीक है, सारा इसमें कवर किया है. रामसर क्षेत्र आर्द्रभूमि वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक संधि हुई थी. देखिए रामसर समझ के इंडिया में कहीं होगा मत समझना, कहाँ है, ईरान में है. और वेटलैंड डे कब बनाया जाता है करके कुछ भी पूछ सकता है. आपको पता है UK SSC है, ठीक है, UKPSC होता है तो हम कुछ उम्मीद लगा सकते थे कि पेपर ढंग का बनेगा, लेकिन UKSSC कुछ भी बना सकता है. तो आपको याद आना चाहिए कि वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में एक संधि हुई थी. ठीक है, हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है. एन इंटरनेशनल ट्रीटी साइंड ऑन February 2, 1971 इन रामसर, ईरान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड्स. उत्तराखंड के संदर्भ में, उत्तराखंड में एकमात्र रामसर साइट है आसन बैराज. ठीक है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जिसे 2020 में शामिल किया गया था. यह उत्तराखंड में एकमात्र है.
उसके बाद आगे बात करते हैं वैज्ञानिक और शैक्षिक संस्थान। वैसे इंडिया में और भी बहुत हैं, उत्तराखंड की बात की है, उत्तराखंड में सिर्फ आसन बैराज है। ठीक है। वैज्ञानिक और शैक्षणिक संस्थान एक्सीटू एंड टैक्सोनोमिक टूल्स, वनस्पति उद्यान बॉटनिकल गार्डन, जीवित पौधों का ऐसा संग्रह जहां उनका वैज्ञानिक अध्ययन और संरक्षण एक्सीटू किया जाता है। उदाहरण है लॉयड बॉटनिकल गार्डन दार्जिलिंग। वनस्पति संग्रहालय हर्बेरियम, पौधे के नमूनों को सुखाकर दबाकर और उन्हें सीट हर्बेरियम सीट पर चिपकाकर व्यवस्थित रूप से रखा जाता है। यह वर्गीकरण टैक्सोनॉमी के त्वरित संदर्भ के रूप में उपयोगी है। हर्बेरियम क्लास 12th में बनाया था हम लोगों ने, आप लोगों ने बनाया होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। प्राणी उद्यान जूलॉजिकल पार्क जू, वह स्थान जहां जंगली जानवरों को इंसानी देखरेख में सुरक्षित वातावरण एक्सीटू में रखा जाता है। उदाहरण पंडित गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल। ठीक है। और संग्रहालय क्या होता है? म्यूजियम, स्कूलों और विश्वविद्यालयों में स्थापित केंद्र जहां अध्ययन के लिए पौधों और जानवरों के मृत नमूनों प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन को जार में या कंकाल के रूप में संरक्षित रखा जाता है। फिर है राष्ट्रीय संगठन और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। वन्यजीव संरक्षण में संलग्न राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। इनके फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। WII वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है और स्थापना कब हुई थी? 1982 में। BSI बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, कोलकाता में है, 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, तो ये कहाँ है? कोलकाता में है, 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। और FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। अब देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA। भारत में वन्यजीवों की अवैध शिकार और तस्करी को रोकने के लिए 9 सितंबर 1972 को इसे लागू किया गया था। इसमें 6 अनुसूचियां शेड्यूल थी जिन्हें 2022 के अनुसार संशोधन या फिर संशोधित करके कितना कर दिया गया? 4 कर दिया गया। अनुसूची 1 में शामिल जीवों जैसे बाघ, कस्तूरी मृग को सबसे कड़ा संरक्षण प्राप्त है। ठीक है। Enacted on September 9, 1972 to protect wild animals, birds and plants, the 2012 amendment rationalized schedules from 6 to 4 schedules. Schedule first species get absolute protection and highest penalties. उत्तराखंड के संदर्भ में वन्यजीव विधि, वाइल्ड लाइफ लॉ इन उत्तराखंड कॉन्टेक्स्ट। उत्तराखंड एक पहाड़ी और वनाच्छादित फॉरेस्ट कवर 45.44% राज्य होने के कारण यहाँ WPA 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980 फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के नियम बेहद कड़ाई से लागू होते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग के शिकार को रोकने के लिए विशेष कस्तूरी मृग विहार जैसे केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य और विशेष एंटी पोचिंग कैंप संचालित किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संस्थाएं IUCN साइट्स एंड डाटा बुक्स। अब देखिए IUCN का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मुख्यालय ग्रैंड स्विट्जरलैंड, स्थापना 1948 में। देखिए मुख्यालय भी बहुत जरूरी है। IUCN का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यह दुनिया के वनस्पतियों और जीवों की संरक्षण स्थिति पर नज़र रखता है। फिर है रेड डाटा बुक, यह IUCN द्वारा जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी की जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट है। किसके द्वारा की जाती है? IUCN, जिसमें संकटग्रस्त, थ्रेटन्ड, लुप्तप्राय, एंडेंजर्ड और विलुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों की सूची होती है। इसमें 9 श्रेणियां होती हैं। ठीक है। ग्रीन डाटा बुक क्या होती है? इसमें पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े और उन प्रजातियों की सूची होती है जो पहले संकट में थी लेकिन संरक्षण प्रयासों के बाद अब सुरक्षित हो गई है। फिर साइट्स क्या है आपकी? देखिए कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, देखिए फुल फॉर्म पूछ सकता है, CITES कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज। इसे वॉशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं। अब देखिए 4 ऑप्शन आ जाएगा। वॉशिंगटन कन्वेंशन किसे कहते हैं? तो CITES को कहते हैं। 1973 में हस्ताक्षर, 1975 में लागू।
यह सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवरों और पौधों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके अस्तित्व को खतरा न हो। भारत के संरक्षित क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन से हैं फिर प्रोटेक्टेड एरियाज? भारत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क हैं। पहला है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। यहाँ मानवीय गतिविधियों जैसे पशु चराना, लकड़ी काटना या खेती करना पूरी तरह से क्या है, प्रतिबंधित होती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान क्या है? हैली नेशनल पार्क 1936, जिसे आज कॉर्बेट नेशनल जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, उत्तराखंड के नाम से भी क्या करते हैं, जाना जाता है। दूसरा है अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किसी विशेष प्रजाति जैसे पक्षी, कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए होते हैं। यहाँ नियंत्रित मात्रा में सीमित मानवीय गतिविधियाँ, पशु चराना या सूखी लकड़ी इकट्ठा करने की अनुमति होती है। ठीक है, अस्कोड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुना होगा ना आपने। ठीक है, तो उसके बाद है आपका जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व। यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य दोनों समाहित हो सकते हैं। इसका उद्देश्य पूरे पारिस्थितिकी तंत्र और वहां रहने वाले स्थानीय आदिवासियों लोगों का भी संरक्षण करना है। भारत में कुल कितने बायोस्फीयर हैं? 18, जिनमें से 12 यूनेस्को के MAB मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम का हिस्सा है। उत्तराखंड का जो नंदा देवी बायोस्फीयर है 1988 भारत के शुरुआती बायोस्फीयर रिजर्व में से एक है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भारत और उत्तराखंड और भारत के वन्य जीव विशेष। वैसे ये उत्तराखंड का है आपका सारा। ठीक है, तो उत्तराखंड से पेपर है तो आपका बन सकता है प्रश्न। कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में हुआ। कौन कौन से जिले? पौड़ी और नैनीताल। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, रामगंगा नदी बहती है इसके मध्य से। गोविंद नेशनल पार्क 1980 उत्तरकाशी में है। स्नो लेपर्ड का संरक्षण किया जाता है यहाँ। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982 में स्थापना हुई, चमोली में। यूनेस्को विश्व धरोहर में इसे 1988 में शामिल किया गया। फूलों की घाटी 1982 चमोली में ये भी सबसे छोटा नेशनल पार्क है और यूनेस्को धरोहर में ये कब शामिल हुआ? 2005 में। राजाजी नेशनल पार्क 1983। देहरादून और हरिद्वार और पौड़ी में इसकी जो बाउंड्रीज है वो लगती है और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 कहाँ है? उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य सेंचुरीज देख लेते हैं। गोविंद जो आपकी गोविंद बल्लभ सेंचुरी है ये है आपकी उत्तरकाशी में। केदारनाथ है आपकी चमोली, रुद्रप्रयाग कस्तूरी मृग के लिए सबसे बड़ा है। अस्कोट पिथौरागढ़ में है, कस्तूरी मृग सर्वाधिक संख्या में। सोना नदी आपका पौड़ी में है। बिनसर आपका अल्मोड़ा, मसूरी देहरादून, यहाँ पे मसूली लिखा है, मसूरी होगा। ठीक है, देहरादून। और नंदौर नैनीताल चंपावत। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। उसके बाद है भारत में संरक्षित बाघ क्षेत्र। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर एंड टाइगर रिजर्वियर। प्रोजेक्ट टाइगर देखते हैं फिर। भारत में बाघों को बचाने के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड से ही प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इसके जनक कैलाश सांखला टाइगर मैन ऑफ इंडिया थे। तो देखिए अब कैलाश सांखला बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। बाघ गलियारा संरक्षित क्षेत्र। भारत में वर्तमान में 50 से अधिक अधिसूचित टाइगर रिजर्व है। उत्तराखंड में टाइगर रिजर्व 2 हैं, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व। ठीक है, 1973 कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला था और राजाजी राज्य का दूसरा था। बाघ जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की संख्या में लगातार सुधार हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश पहले पे है, कर्नाटक के बाद तीसरे नंबर पे कौन है? उत्तराखंड है। जिम कॉर्बेट देश का ऐसा नेशनल पार्क है जहां डेंसिटी के मामले में सबसे अधिक बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे प्रदूषण और उसके प्रकार को। प्रदूषण क्या होता है फिर? पर्यावरण, हवा, पानी, मिट्टी के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जो सजीवों के लिए क्या हो? हानिकारक हो। और प्रदूषक क्या होंगे? पॉल्यूटेंट्स, जो प्रदूषण फैलाते हैं। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक है आपके जो सीधे स्रोत से निकलते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है द्वितीयक, सेकेंडरी, जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी क्रिया से हवा में बनते हैं, जैसे ओजोन बनती है। और पैन क्या है फिर आपका? पेरोक्साइड, एसिटाइल नाइट्रेट और स्मॉग यानी धुंध। ठीक है,
प्रदूषण के प्रकार आप सभी ने पढ़े होंगे, बचपन से ही निबंध लिखते थे प्रदूषण में तो, ठीक है। वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, नियंत्रित कारखानों के धुएं से कणिकीय पदार्थों पार्टिकुलेट मैटर को हटाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर और गैस जैसे SO2 को हटाने के लिए स्क्रबर का उपयोग किया जाता है। वाहनों में कैटालिटिक कन्वर्टर लगाया जाता है। जल प्रदूषण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP का उपयोग, जिसमें जैविक उपचार बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके जैसे BOD बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम किया जाता है, ठीक है। मृदा और ध्वनि प्रदूषण, सॉइल एंड नॉइज पॉल्यूशन, प्लास्टिक पर प्रतिबंध, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और साइलेंसर का उपयोग। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रदूषण से संबंधित स्वास्थ्य समस्याएं, कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं? तो जो पारा है आपका, मरकरी कहते हैं इसको, इससे कौन कौन सी बीमारी होती है? इससे मीना माता रोग होता है, मीनामेटा डिसीज होती है, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है इससे, ठीक है। कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, हड्डियां और जोड़ों में तीव्र दर्द और ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। फिर आपका नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट से क्या होता है? नवजात शिशुओं में ऑक्सीजन परिवहन बाधित होता है, ठीक है। मिथेमोग्लोबिनीमिया। उसके बाद है आर्सेनिक, ब्लैक फुट रोग, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लैक फुट डिसीज और त्वचा कैंसर होता है किससे? आर्सेनिक से। सीसा लेड से क्या होता है? मस्तिष्क, किडनी और हीमोग्लोबिन निर्माण को, ठीक है, नुकसान पहुंचता है। और सल्फर डाइऑक्साइड अस्थमा, ब्रैंकाइटिस और फेफड़ों की संबंधी बीमारियां आपकी सल्फर डाइऑक्साइड से होती हैं। फिर है पोषण अधिभार या सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। जब खेतों के उर्वरक नाइट्रेट और फॉस्फेट बहकर किसी तालाब या झील जलीय तंत्र में चले जाते हैं तो वहाँ पोषक तत्वों की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, इसे पोषक अधिभार कहते हैं। इसके कारण शैवाल एल्गी बहुत तेजी से फैलते हैं, जिसे शैवाल प्रस्तुपन एल्गी ब्लूम कहते हैं। यह पानी की सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं, जिससे BOD बढ़ जाता है और मछलियां मरने लगती हैं, ठीक है। अंततः झील नष्ट हो जाती है। द नेचुरल और एक्सेलरेटेड एजिंग ऑफ a water body due to nutrition's enrichment, mainly nitrogen and phosphorus from fertilizers. This leads to algal bloom. The algae consumes all the dissolved oxygen, increasing the BOD, which suffocates and kills aquatic life fishes. फिर है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेशन, बायो एम्प्लीफिकेशन। कुछ गैर बायोडिग्रेडेबल जो सड़ते नहीं हैं जहरीले रसायन जैसे DDT और पारा मर्क्यूरी जब खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं तो प्रत्येक पोषण स्तर ट्रॉफिक लेवल पर उनकी सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, इसे जैव आवर्धन कहते हैं। द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिसेंट, example DDT, mercury, at successive trophic levels in a food chain. Organism at the top of the pyramid suffer the worst effect. पक्षियों में उच्च DDT के कारण उनके अंडों के कवच पतले हो जाते हैं और वे समय से पहले टूट जाते हैं। ओजोन परत क्षरण, ओजोन लेयर डिप्लेशन। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जो सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरणों UVB रेज को रोकती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन की परत पतली हो रही है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न बन जाएगा कि ओजोन की परत को सबसे ज़्यादा नुकसान किससे है? आपके ऑप्शन होंगे CFC, CO2, CH4, C2H5 ऐसे करके, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? CFC होगा, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद है पतली हो रही है जिसे ओजोन होल कहते हैं, इसके कारण त्वचा कैंसर और मोतियाबिंद स्नो ब्लाइंडनेस जैसी बीमारियां होती हैं। मापन की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई जो है डॉप्सन यूनिट में मापी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन क्षयकारी पदार्थों को रोकने के लिए। द थिनिंग ऑफ अ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर ड्यू टू ओजोन डिप्लीटिंग substances like CFCs. This allows harmful UVB rays to reach Earth, causing skin cancer and cataracts. यूनिट क्या है? मेजर इन डॉप्सन यूनिट्स, DU। ट्रीटी, ठीक है, जो आपकी ट्रीटी हुई थी, कौन सी हुई थी? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुई थी 1987 में,
वॉज साइन टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ CFC। तो उसमें ये बात कही गई थी कि CFC का उपयोग क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूर्य की इंफ्रारेड किरणों को सोख लेती है और उन्हें बाहर नहीं जाने देती, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म और रहने योग्य बना रहता है। लेकिन इन गैसों की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान आवश्यकता से अधिक बढ़ रहा है, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें, देखिए प्रीवियस ईयर में भी इससे प्रश्न बना था। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैस होती है कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कई बच्चे मीथेन मार के आ जाते हैं तो गलत हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड 60% होती है, सबसे ज़्यादा मुख्य जिम्मेदार यही है। फिर आपका मीथेन है, CH4 भी कहते हैं इसको, इसका केमिकल फार्मूला हो गया 20% है। फ्लोरोकार्बन CFC 14% और नाइट्रस ऑक्साइड N2O 6%। अंतर्राष्ट्रीय संधि कौन सी हुई थी, फिर ये हुई थी आपकी क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, 1997 में। और पेरिस समझौता ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए हुआ था। देखिए दोनों में अंतर है और कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका CFC कम करने के लिए हुआ था, ठीक है, और जो आपका क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था वो हुआ था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है। बात वैसे CFC इसमें भी है, लेकिन दोनों अलग अलग ईयर में हुए हैं। आप देख सकते हैं 1987 में आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है और क्योटो प्रोटोकॉल आपका 1997 में। अब जो यूके SSC में और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको का तो ये पॉइंट क्लियर हो गई। फिर है एसिड रेन को देख लेते हैं। एसिड रेन है जब कारखानों और वाहनों से निकलने वाली गैसें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx यहाँ पे लिखा है क्योंकि इसके एक्स यानी इसके मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हवा में मौजूद पानी और ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो वे क्रमशः सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती है। देखिए बीच बीच में डैश इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आपका ये वर्ड है इसमें इसके नीचे नहीं लिखा जाता है। वैसे क्या होता है H2SO4 ऐसे लिखते हैं ना, देखिए H2SO4, ठीक है। तो अब ये जो वर्ड फॉर्मेट है ये नीचे की ओर नहीं लिखता है तो वो क्या कर देता है, डैश दे देता है। तो H2SO4 और नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाती है। जब यह एसिड बारिश के पानी के साथ नीचे गिरता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा या फिर एसिड रेन कहते हैं। अब इसका pH पूछ सकता है फिर, क्योंकि एसिड रेन तो 9th से पढ़ते आ रहे हैं बच्चे, तो इसका pH क्या है, आमतौर पर 5.6 से क्या होता है, कम होता है। प्रभाव क्या करता है, मिट्टी की अम्लता बढ़ना, जलीय जीवों की मृत्यु और ऐतिहासिक इमारतों का पीला पड़ना, जैसे ताजमहल का संक्षारण जिसे हम स्टोन कैंसर भी कहते हैं। देखिए अब आपसे कह सकते हैं ताजमहल का पीला पड़ना किसके वजह से, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एसिड रेन। इजी क्वेश्चन है बेशक, लेकिन एक दो प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एसिड रेन भी क्लियर हो गया। रेन वाटर mixed with sulfuric acid H2SO4 and nitric acid HNO3 formed when SO2 and NOx react with atmospheric moisture. It lowers soil fertility, kills aquatic life and corrodes monuments. Example, yellowing of the Taj Mahal termed as stone cancer, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे जो आपका यूनिट 9 है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टॉप 25 MCQ क्वेश्चंस करेंगे। यदि बीजे एजुकेशन के चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेहनत देख सकते हैं कि यूनिट 9 को कंप्लीट करने के लिए कितना मटेरियल मैंने जोड़ा है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल से जोड़ें, चैनल के बारे में बताएं, ठीक है। क्योंकि ऐसा आप लोगों ने अगर कहीं बैच लिया है तो आप उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि वो बैच वाले आपको इतना प्रोवाइड करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं, ठीक है। वो तो आपके ऊपर है। और इसकी PDF जैसे ही इसके टॉप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं तो टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं और इसके MCQ कर सकते हैं, क्योंकि मटेरियल जो आपका रिटर्न वाला था, टॉपिक वाला था, वो तो लगभग कंप्लीट हो ही गया है, ठीक है। इससे बाहर से कुछ प्रश्न बनता नहीं है, बस आप MCQ देख लेना इससे रिलेटेड, ठीक है। और अगर प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे SMS कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।